welcome back to my channel Bio Ki Pathshala. So as you all know that CBSE has deleted some portion from the science and from the biology as well. तो बायोलॉजी में बेटा मैंने जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उन्होंने उसको डिलीट कर दिया है. सो डू नॉट स्टडी दैट चैप्टर, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट. सो आई एम लीविंग दैट चैप्टर इन द मिड, ओके, and starting the third chapter, that is the how do organism reproduce. Okay, so in the previous lesson we have talked about the various life processes occur which are in our body, like digestion, respiration, excretion and circulation. Okay, and in this chapter we are going to study how the reproduction, what is actually the reproduction and how does this reproduction takes place in every organisms. So now let's get started. Okay, so in this lesson we will talk about the reproduction. Now the first question arises here is that what is the reproduction actually? So in short, it is the process of giving birth to young ones. Okay, तो अब now the question is here कि हमें reproduction की need क्या है? Why do we need reproduction? ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हमने जैसे पढ़ा कि बहुत सारे प्रोसेस थे लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है. अगर इसमें से कोई एक प्रोसेस भी अगर नहीं करता है तो वी कैन लिव. बट रिप्रोडक्शन इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. डज इट मेक अस अलाइव? क्या इसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं? नो. तो इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो क्या हम मर जाएंगे? ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो अगर इसका लाइफ और डेथ से कोई लेना देना नहीं है तो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके, सो लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर नहीं करता है तो क्या होगा? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर नहीं करता तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उनकी एज हो जाएगी सारे ऑर्गेनिज्म की, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे ऑर्गेनिज्म अर्थ से ख़त्म होने लगेंगे. सभी स्पीशीज, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो तादाद है, उनके जो नंबर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है. रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसलिए है ताकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जनरेशन टू जनरेशन इन्हांस करता है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाई, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन एक्चुअली? बिकॉज इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर डाइंग. ठीक है, हमें पता है कि अगर एक घंटे में लोग मरते भी हैं तो उससे दोगुना लोग बर्थ करते हैं, लोग पैदा होते हैं. ठीक है, बच्चे पैदा होते हैं. तो ये क्या करता है? ये जो मरने की वजह से जो लोग मर रहे हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन डिक्रीज हो रही है वो मेंटेन हो जाती है. किससे? जो लोग बर्थ ले रहे हैं. ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग प्रोसेस जो पॉपुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ओके, ठीक है बेटा, तो ये अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, तो जिस तरह ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, इन द सेम वे जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो उनमें जो एजेड हो जाते हैं वो डेथ कर जाते हैं और फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन करते हैं. ऐसे करके उनकी जनरेशन टू जनरेशन लाइफ चलती रहती है. ठीक है, so in this lesson we are going to study about how do the organism reproduce actually, what is the process actually of the reproduction. ठीक है, it is as we all know that कि जैसे कि मैंने लाइफ प्रोसेस में आपको बहुत सारे प्रोसेस पढ़ाए हैं, तो बहुत इजी प्रोसेस नहीं थे, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थे, बिकॉज ह्यूमन बॉडी ही कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है, उसी तरह जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है बेटा, ये इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इज़ ऑल्सो अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. So now let's start the chapter. Before moving ahead, first thing we have to study that what is reproduction actually. So it is the process by which living organism reproduce new it is the process by which living organism produces new individuals similar to themselves. So now when I say similar to themselves, what is the meaning? It means that the offspring, जो भी बेबी होगा बेटा, वो कैसा रिजेंबल करेगा? एज देयर पेरेंट. वो एग्जैक्टली तो सिमिलर नहीं होता, लेकिन कुछ कैरेक्टर उसके पेरेंट से सिमिलर होंगे. ओके, लाइक जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एलिफेंट, तो एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही होता है. ठीक, उसके टीथ होंगे, उसकी सूंड होगी, ट्रंक होगा. ठीक,
ऐसा नहीं होता कि एलिफेंट का बेबी लॉयन हो जाए, या फिर लॉयन का बेबी डियर हो जाए, या डियर का बेबी टाइगर हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका बेबी उन्हीं की तरह होता है। एलिफेंट का बेबी एलिफेंट की तरह होगा, लायन का बेबी लायन की तरह होगा, टाइगर का बेबी टाइगर की तरह होगा। ठीक, तो ये जो अपीयरेंस है, सिमिलर अपीयरेंस, यहाँ पे मैंने वही बताया है कि जितने भी इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे पेरेंट से, वो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। ठीक है, सो इन द सेम वे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बेटा, उनका बेबी भी कैसा होता है, पेरेंट के सिमिलर होगा। ठीक है, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफ्रेंशिएशन भी होता है, कुछ डिफरेंस भी होता है ह्यूमन पेरेंट की वजह से। ये कुछ फैक्टर की वजह से अगर करता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। नाउ द क्वेश्चन इज हियर दैट व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। मैंने आपको पहले ही बताया किस लिए नेसेसरी है। ये हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करता है, कॉम्पनसेट करता है। ओके, अगर इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी पार्टिकुलर जिस भी स्पीशीज़ में, जिस भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन अकर नहीं करेगा, वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे एक्सटेंड कर जाएगी। लाइक लायन अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो सारे लायन मर जाएंगे, एंड आफ्टर दैट जो लायन जो स्पीशीज़ है वो एक्सटेंड कर जाएगी। So I hope you all have understood that why reproduction is necessary. Okay, so second thing is that reproduction also help in the transmission of character from one generation to the another. It means, let's understand with the help of the example. हम लोग जो होते हैं बेटा, जो ह्यूमन बींग्स के जो बेबी होते हैं वो पेरेंट के सिमिलर होते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेरेंट के कुछ कैरेक्टर बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से या तो वो फादर के सिमिलर लगेगा या फिर मदर के सिमिलर लगेगा। तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ओके, तो ये सिमिलैरिटी किस वजह से आ रही है, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से उस ऑफस्प्रिंग में आया या फिर उस बेबी में आया है। वो कैरेक्टर जो है उसकी वजह से वो जो सिमिलैरिटी शो कर रहा है। रिप्रोडक्शन ऑल्सो कॉजेज वेरिएशन। नाउ व्हाट इज वेरिएशन हियर? वेरिएशन मीन्स डिफरेंस। लेट अस सपोज व्हेन अ कपल रिप्रोड्यूस, एक कपल है जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर टेक्स प्लेस करेंगे। मदर से भी जाएगा कुछ कैरेक्टर बेबी के अंदर, और कुछ कैरेक्टर फादर से भी जाएगा। तो जब मदर के कैरेक्टर और फादर के कैरेक्टर एक साथ मिलके एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन अकर कर रहा है, तो उस बेबी में तो दोनों के कैरेक्टर हैं, तो वो थोड़ा सा अपने माँ और बाप से अलग होगा। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है बेटा, जो डिफरेंस आ रहा है पेरेंट्स से अलग, जो अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज नोन एज द वेरिएशंस। ये वेरिएशंस क्यों अकर कर रहा है? क्योंकि उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व है और दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर अकर कर रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द वेरिएशंस अकर। नाउ ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर टेक्स प्लेस कैसे करता है? तो मैंने आपको बताया है कि 9th में सेल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज इन दैट चैप्टर? मैंने आपको बताया था कि जो भी बॉडी है बेटा वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सो व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ओके, सो सी बेटा, ये एक सेल है, एक सिंगुलर सेल हम लोग ले रहे हैं, सिंपल सेल। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होंगे। इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है। जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है और बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ओके, जब इस क्रोमैटिन को हम लोग क्लोज अपीयर करेंगे, क्लोजली इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो ये हमें कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम से बेटा 2 स्ट्रैंड होते हैं। ये एक सिंगल स्ट्रैंड, ये एक सिंगल स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स को, सिंगल स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। फिर जब ये दोनों ऐसे अरेंज हो जाएंगे इन दिस वे, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक, जिस पॉइंट से ये अटैच होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। ओके, तो जब हम जीन को क्रोमोसोम को देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ हमें ऐसे बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं। तो ये जो बैंड लाइक जो हमने ये देख रहे हैं, जो ब्लैक स्ट्रिप्स टाइप दिख रहे हैं हमें, ये क्या है बेटा? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होते हैं।
ठीक, जीन को जब हम क्लोजली इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो किसका बना होता है, डीएनए का। आई होप यू ऑल हैव हर्ड द वर्ड डीएनए। ओके, तो डीएनए कुछ इस टाइप का होता है बेटा, ये हमारा डीएनए है। डीएनए ही वो मटेरियल है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या बेबी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक, इस डीएनए के अंदर ही कैरेक्टर्स होते हैं या फिर इस जीन के अंदर ही कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सो एज वी ऑल नो दैट कि हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, तो डीएनए टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन विल सिंथेसाइज। ठीक है, वो हमें बताता है कि किस टाइप का प्रोटीन का सिंथेसिस होना चाहिए। इस प्रोटीन की वजह से जो डीएनए है ये प्रोटीन का सिंथेसाइज हमें हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो भी अकर करा, जो भी प्रोटीन बन रहा है, उस प्रोटीन में जो भी वेरिएशंस आएंगे उस वेरिएशन की वजह से ही बॉडी में भी वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। सो नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन अकर करता है। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस किस वजह से अकर करेंगी, जो भी जीन जो भी डीएनए पेरेंट से बेबी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी वजह से सिमिलैरिटीज़ भी अकर करती हैं और उसी की वजह से डिससिमिलैरिटी या डिफरेंस भी अकर करता है, जिसको हम लोग वेरिएशंस भी बोलते हैं। Okay, so now let's have a look on the types of reproduction. So reproduction are of two types, asexual reproduction and the sexual reproduction. Okay, so as we move this is gradually the discuss both as we move ahead. So first we are going to discuss about the asexual reproduction. तो asexual reproduction क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट की नीड होती है। सिर्फ एक सिंगल पेरेंट क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करेगा और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन अकर करता है। ठीक, इट मीन्स कि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि ह्यूमन बींग में क्या होता है, ह्यूमन बींग में एक मेल होता है एक फीमेल होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें कोई भी सेक्स डिफ्रेंशिएशन अकर नहीं करता कि वो मेल है कि फीमेल, इट डजेंट मैटर। ओके, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है वो। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कोई भी मेटिंग अकर नहीं करती, सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसमें। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों इसको प्रिमिटिव मोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले आया था। ठीक, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी सेक्स नहीं होता, कोई भी मेटिंग अकर नहीं करती और इसमें कोई भी गैमीट फॉर्मेशन या फ्यूजन अकर नहीं करता। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है बाय द डिफरेंट प्रोसेस। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें कोई भी वेरिएशंस, कोई भी डिफरेंस अकर नहीं करेंगे। जो भी कैरेक्टर पेरेंट में होंगे वही कैरेक्टर सेम हमारे किस में होंगे, ऑफस्प्रिंग में होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और उसी सिंगल पेरेंट का सारा जीन ट्रांसफ़र हो रहा है उस बेबी में। कोई अलग से कोई जीन नहीं आ रहा है, एक सिंगल पेरेंट का जीन जा रहा है, इसलिए वो अपने पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होगा, एकदम सिमिलर होगा। सो इट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द bacteria, algae, and in many multicellular organism also like hydra, and in many plants also like the rose, potato, etc. Okay, so now let's have the look on the types of the asexual reproduction. There are 6 types of asexual reproduction: fission, budding, regeneration, fragmentation, spore formation, and lastly is the vegetative propagation. ठीक है, हमें इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है बेटा। एज वी गो अहेड वी विल ग्रेजुअली डिस्कस वन बाय वन। So firstly we are going to discuss about the fission. So fission means splitting. It is a mode of asexual reproduction जिसमें कि organism split करता है दो या दो से अधिक individual में. It splits into 2 or more individual. ठीक है, तो जो भी इसमें बेटा पेरेंट होगा वो स्प्लिट करेगा और फॉर्म करेगा न्यू इंडिविजुअल्स विच आर आइडेंटिकल। ठीक है, now the fission are of 2 types, binary fission and the multiple fission. ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है बाइनरी। सो बाइनरी मीन्स, बाइनरी का मतलब ही होता है 2। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि स्प्लिट करते हैं और फॉर्म करते हैं 2 न्यू इंडिविजुअल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन।
ठीक है बेटा। तो जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो रहा है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम लोग डॉटर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द डॉटर ऑर्गेनिज्म एंड द न्यू इंडिविजुअल। ओके, हम लोग उसको डॉटर ऑर्गेनिज्म भी, क्योंकि वो न्यू फॉर्मेशन कर रहा है, न्यू है वो, इसलिए हम लोग उसको डॉटर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि स्प्लिट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं दो आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, विच आर स्ट्रक्चरली और कैरेक्टरली दोनों वाइज सिमिलर होते हैं, ऐसे पेरेंट जो कि स्प्लिट करके दो आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द बाइनरी फिजन। ओके, ये कब अकर करता है बेटा? ये जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा, उनके जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनके हिसाब का फेवरेबल कंडीशन रहेगा, तभी बाइनरी फिजन अकर करता है। ठीक, इट जनरली अकर इन द अमीबा, पैरामीशियम एंड द बैक्टीरिया एंड मैनी मोर ऑर्गेनिजम्स। तो लेकिन इसमें बेटा क्या मेन चीज़ ये है कि ये जो स्प्लिटिंग अकर कर रही है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, ये कहीं से भी अकर कर सकती है, किसी भी प्लेन से अकर करती है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक इसका प्लेन होता है। कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में लॉन्गिट्यूडनल अकर करती है, किसी में ट्रांसवर्स, और किसी ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्लेन से ये अकर कर सकती है। सो मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक अमीबा का डायग्राम, जिसमें मैंने आपको शो किया है कि कैसे बाइनरी फिजन अमीबा में अकर करता है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक, दिस इज द अमीबा। हमें पता है कि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई भी शेप नहीं होता, वो अपना शेप चेंज कर सकता है। उसके बीच में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा। तो बाइनरी फिजन में सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो फ्लैटन करेगा, वो स्ट्रेच कर जाएगा। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, वो स्ट्रेच करेगा और दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। जब न्यूक्लियस अलग दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद जो सेल का साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म पार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्प्लिट करके दो डॉटर अमीबा बनाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ अमीबा, ये किसी भी प्लेन से अकर कर सकता है, या तो ये यहाँ से भी ऐसे कर ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडली, किसी भी प्लेन से अकर कर सकता है। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, and at the final stage two daughter cells और two daughter amoeba will be formed। ठीक है, पैरामीशियम में भी सेम कंडीशन अगर करती है, पहले उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि अमीबा में हम किसी भी प्लेन से स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन पैरामीशियम हमेशा ट्रांसवर्सली स्प्लिट करता है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी प्लेन से स्प्लिट करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका एक स्पेसिफिक प्लेन होता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द बाइनरी फिजन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द मल्टीपल फिजन। सो इन मल्टीपल फिजन देयर इज ऑल्सो स्प्लिटिंग, इसमें भी पेरेंट की स्प्लिटिंग अगर करती है बेटा, और स्प्लिट करके वो मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी फिजन में सिर्फ दो डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे, बट इन मल्टीपल में मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ये जनरली कब अगर करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक, जैसे कि मैंने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लिया है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर। सी बेटा, मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि मल्टीपल फिजन में जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, कंडीशन इन्वायरमेंट की उनके ऑर्गेनिज्म के अनुकूल नहीं होगी, तो उनके बॉडी पे एक आउटर कवरिंग फॉर्म होती है, दैट आउटर कवरिंग इज नोन एज द सिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है प्लाज्मोडियम, जिसका मैं मल्टीपल फिजन दिखाऊंगी आपको। सी कि एक पेरेंट सेल है, ये एक नॉर्मल प्लाज्मोडियम सेल है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन अकर करती है तो इस सेल के ऊपर एक कवरिंग फॉर्म हो जाती है एंड दैट कवरिंग इज नोन एज द सिस्ट। ये आउटर कवरिंग है ताकि ऑर्गेनिज्म को कोई भी इंजरी अकर ना करे। ठीक, आफ्टर दैट जब ये सिस्ट फॉर्मेशन अकर कर जाएगा बेटा, तो सिस्ट के अंदर ही जो न्यूक्लियस है बेटा, वो न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा, मेनी टाइम्स वो डिवाइड करेगा और अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सिस्ट जो है ये ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये सिस्ट ब्रस्ट कर जाता है और इस सिस्ट के अंदर से बहुत सारे जितने भी न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे वो सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी बाहर आता है और एक बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन अकर करता है। तो एक पेरेंट सेल से बहुत सारे सेल्स
का फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज द मल्टीपल फिजन. इट मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना इज नोन एज द मल्टीपल फिजन. सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन. इन बाइनरी फिजन में बेटा फिजन का मतलब होता है स्प्लिट करना, डिवाइड करना. इसमें दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. बाइनरी मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा वो दो डॉटर न्यूक्लियाई या दो डॉटर ऑर्गेनिज्म, दो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन मल्टीपल में, मल्टीपल का मतलब होता है कि बहुत सारे, तो इसमें जो स्प्लिटिंग अकर करेगी ऑर्गेनिज्म में, उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन अकर करेगा. ठीक है. Now the second types of the asexual reproduction is the budding. budding में क्या होता है बेटा, budding का मतलब होता है बड फॉर्मेशन. ठीक है. तो ये जनरली अकर करता है हमारा हाइड्रा या फिर ईस्ट में. तो मैंने आपको यहाँ पे हाइड्रा का दिखाया हुआ है, यहाँ आपको डायग्राम में हाइड्रा दिख रहा होगा. तो हाइड्रा बेटा एक कुछ ऐसा दिखता है. हाइड्रा की बॉडी पे जो एक आउट ग्रोथ है, ये आपको आउट ग्रोथ दिख रही है. ये आउट ग्रोथ मतलब बाहर की तरफ कुछ निकला हुआ, दैट इज नोन एज द आउट ग्रोथ. ये आउट ग्रोथ एक बड फॉर्मेशन करता है और ये बड बेटा आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ग्रो करते करते एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म कर जाता है. ठीक. सो दिस प्रोसेस नोन एज द बडिंग. बडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे एक आउट ग्रोथ की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना इज नोन एज द बडिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the comment box. If you like my video, please do like and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the more videos. Thank you.